पंकज मिश्रा पर जो आरोप लगता रहा है अवैध खनन में और उसकी भूमिका को लेके, उसके संरक्षण को लेके कि सारी जो साहिबगंज में जो माइनिंग होता था उसका संरक्षण एक तरह से पूरी तरह से वो छत्र छाया में पंकज मिश्रा के होता था, तो सीएम ने उससे इनकार किया है। और बल्कि बाबूलाल मरांडी जो भाजपा के ही नेता हुआ तो यह कह रहे हैं कि पिछले 3 सालों की क्यों, बल्कि वो तो पूरे 22 सालों की जाँच हो जानी चाहिए। तो एक ही पार्टी में, चूँकि सरयू राय अलग पार्टी में है, वह रघुवर दास के विरोधी रहे हैं तो वह बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बाबूलाल मरांडी का भी पक्ष है कि 20-22 सालों की पूरी जांच हो जानी चाहिए, बल्कि अवैध खनन ही क्यों, भ्रष्टाचार के सारे मामलों की जांच हो जानी चाहिए। 22 सालों की जांच हो जानी चाहिए। 22 साल में तो 16 साल सरकार तो लगभग बीजेपी की, तो तब भी बाबूलाल मरांडी कह रहे हैं, तो उसके पीछे कुछ उनका अपना तर्क रहा होगा। ऐसा कुछ बड़ा क्या एक आध महीना में कुछ होगा क्या इस ईडी के कार्रवाई में, या पॉलिटिकल कुछ? देखिए, ईडी की कार्रवाई जो अभी चल रही है फिलहाल वह इलीगल माइनिंग को लेकर के, तो उसमें कई सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं सीएम से और उनका जवाब उनको देना होगा। मसलन संपत्ति से जुड़े कुछ मामले थे, इसमें एफिडेविट कर मांगा गया है कि वह उसका विवरण दें। उसके अलावा 32-33 तरह के अलग जानकारियाँ मांगी गई हैं, तो संभव है जो वह जानकारियाँ देंगे उसके बाद फिर दोबारा सीएम को तलब किया जा सके और उनसे पूछताछ की जा सके। एक जो पूरा मामला चल रहा है कि सरकार, मतलब मुख्यमंत्री भी जाएंगे जेल, कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, 2 दिन में खासकर बहुत चला चारों तरफ। कल भी जब मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मतलब परसों कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस 10 बजे किया जाएगा, तो यही माहौल था कि मुख्यमंत्री यहीं से कल्पना सोरेन को प्रोजेक्ट करते हुए फिर जाएंगे। ये जो चल रहा था एक चर्चा चल, इसमें कितना सच्चाई है? देखिए, चर्चाएं हैं और बातें निकल कर आई हैं तो उसमें कुछ हद तक सच्चाई तो है, लेकिन जो बातें आई थी अब तक उसमें यह थी कि अगर झारखंड में ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है, कई ऐसे नाम हैं जिनको ईडी ने अपने गिरफ्त में लिया, पूजा सिंघल, उसके बाद पंकज मिश्रा, फिर प्रेम प्रकाश, जैसे कई ऐसे नाम हैं जिनको ईडी ने गिरफ्तार किया। मामला अवैध खनन का है और अवैध पैसे उगाए का, ये सब आप लोग जानते हैं। अभी ईडी के मामले को लेकर पूरा जो राज्य है वो बहुत आक्रोशित भी है, कई लोग खुश भी हैं। आक्रोशित वो लोग हैं जो सत्ता पक्ष के हैं, जेएमएम के समर्थक हैं, कांग्रेस के समर्थक हैं या राजद के समर्थक, या कहें तो हेमंत सोरेन और गुरुजी के समर्थक। विरोध में वो लोग हैं, मतलब जो खुश हैं ईडी की इस कार्रवाई से, वो भाजपा समर्थक लोग हैं। हम इन सब बातों को इसलिए कह रहे हैं कि अभी हमारे साथ जो है वो अखिलेश भैया है, और पत्रकारिता जगत में रांची के अंदर, पूरे राज्य के अंदर एक बड़ा नाम है। और क्योंकि पत्रकारों के बीच में बीट बटा होता है, सबका अपना अपना बीट होता है, कोई मेडिकल देखता है, कोई क्राइम देखता है, कोई एडुकेशन देखता है, तो उसी हिसाब से भैया हिंदुस्तान में है और भैया ईडी देखते हैं। इस पूरे मामले को एक पत्रकार की नजर से भैया कैसे देखते हैं? क्योंकि अगर आप किसी नेता से बात करेंगे तो कोई नेता जो होगा वो अपने पार्टी का पक्ष रखेगा, अगर किसी आम आदमी से बात करेंगे तो बहुत जानकारी होगी नहीं, नेता ने जो बताया होगा वो बताया होगा, तो इसलिए हम इनसे बात करेंगे। और अभी तक जो कार्रवाई हुई है उसको, उसके जो सामने दिख रहा है वही सब कुछ है, इसके पीछे भी कई चीजें। आपको बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया आकाश। भैया, कैसे देखते हैं ये पूरी कार्रवाई को अभी तक, जो पूजा सिंघल से शुरू होके कल मुख्यमंत्री को बुलाना, समन जारी करना, वहाँ तक को आप कैसे देखते हैं? देखिए, पहली बार जो पूजा सिंघल पर जो कार्रवाई हुई थी 6 तारीख को, 6 मई को, वह मनरेगा घोटाले से जुड़ा हुआ मामला था। लेकिन पूजा सिंघल जो है वो चूँकि राज्य की खान सचिव थी और जो पैसे बरामद हुए थे 17 करोड़, तो उससे एक नया मोड़ आया पूरे मामले में। और वो जो तार था, आप देखेंगे, याद करेंगे कि ईडी ने लगभग 1 महीने के इन्वेस्टिगेशन के बाद एक प्रेस रिलीज पहली दफ़े जब जारी किया तो उसमें यह बताया कि जो अवैध खनन का जो पैसा है वह उस समय पहली जो ईडी ने जब जांच करके अपनी जो विज्ञप्ति जारी की थी उसमें इसे 100 करोड़ का माना था। उस समय की जांच के अनुसार 1 महीने की जांच हुई थी और जो पैसे मिले थे 19 करोड़ 41 लाख रुपए कुल मिलाकर के, जिसमें एक सीए के यहाँ लगभग 17 करोड़ मिले थे। तो उस पैसों के बारे में बताया गया कि जो पॉलिटिशियंस हैं और कुछ बड़े नौकरशाह हैं उनका वो सारा पैसा है। तो वहीं से जो पूरा मामला है वह अवैध खनन की तरफ मुड़ा। जो मनरेगा घोटाले की जांच थी वह बिल्कुल एक अलग दिशा में गई और एक अलग तरह का मामला फिर सामने आ गया। मनरेगा घोटाले का मामला जो है वो अलग से चल रहा है, उसमें भी जो आरोपी हैं पूजा सिंघल के अलावा जो दूसरे आरोपी हैं वो जेल में हैं। लेकिन जब अवैध खनन का मामला शुरू हुआ और जब पैसों की मनी ट्रेल की जांच शुरू हुई, तब जाकर यह मामला जो है साहिबगंज तक गया। साहिबगंज में फिर जो वहाँ पर मुख्यमंत्री के जो बरहेट विधायक प्रतिनिधि थे उन तक गया। उसके बाद उनके लोगों पर कार्रवाई हुई। आज की स्थिति यह है कि पंकज मिश्रा तो जेल में है ही, उनके करीबी जो थे बच्चू यादव वो जेल में हैं,
दाऊ यादव जो साहिबगंज में पिछले 2-2.5 सालों में काफ़ी चर्चा में जो नाम आया था, उसकी तलाश ईडी कर रही है। उसके खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट जारी हो चुका है। उसके बाद जब पंकज मिश्रा जब जेल में थे, एक तरह से न्यायिक हिरासत में थे रिम्स में, उस दौरान जिन्होंने बातचीत की, उससे जो तथ्य मिले ईडी को, उसके बाद मुख्यमंत्री को सम्मन किया गया और उनको बुलाया गया और कल लगभग 9-10 घंटे पूछताछ हुई। अब आगे यह है, जो ईडी के जो सोर्सेज हैं यह बताते हैं कि मुख्यमंत्री से कई सारे सवाल पूछे गए थे और उसका जवाब वो अभी फ़िलहाल नहीं दे पाए हैं, तो उन विषयों में अलग से उनसे कई सारे कागजात मांगे गए हैं। तो संभव है कि आने वाले दिनों में जब वो कागजात सौंप दें, उसके बाद उनसे आगे पूछताछ हो, और इसमें संभव है कि कुछ और कड़ियाँ जुड़ें, कुछ और नाम जो हैं आगे इस मामले में जुड़ेंगे। भैया, जो खबरें दिखती हैं अखबारों में या मीडिया में कि मुख्यमंत्री ने प्रेम प्रकाश का भी जिक्र है, उसको पहचानने से इनकार कर दिया जी। फिर पंकज मिश्रा के सवाल पर ही मुख्यमंत्री मुंह मोड़ते नजर आए। जी, क्या है ये? देखिए, पंकज मिश्रा तो चूंकि मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार बरहेट के विधायक प्रतिनिधि हैं, तो वह एक स्वाभाविक, उनके यहाँ जब छापेमारी हुई थी तब चेकबुक वगैरह भी कुछ मिले थे, और उसके अलावा यह बताया गया था उस समय कि कुछ सरकारी कागजात जो वहाँ नहीं होने चाहिए थे, चूँकि वो एक सरकारी पदाधिकारी नहीं है, वो उस पोर्टफोलियो को मेंटेन नहीं करते हैं, लेकिन उनके यहाँ कुछ सरकारी डॉक्यूमेंट्स मिले थे, जो फाइलें थी वह वहाँ मिली थी। तो ऐसे में ईडी ने उनके बारे में सवाल पूछा था, ये पंकज मिश्रा से आपके कैसे ताल्लुक़ है या क्या ताल्लुक़ है, तो उस पर सीएम ने बताया कि वो राजनीतिक कार्यकर्ता रहे, उनकी पार्टी से वो लंबे समय से जुड़े रहे। और जो चेकबुक का जो मामला आया था उसमें उन्होंने कहा जब वह चुनाव लड़ रहे थे उस दौरान उनका चेकबुक जो है वहाँ छूट गया था, तब से वह वहाँ रह रहा था। लेकिन जो पंकज मिश्रा पर जो आरोप लगता रहा है अवैध खनन में और उसकी भूमिका को लेके, उसके संरक्षण को लेके, कि सारी जो साहिबगंज में जो माइनिंग होता था उसका संरक्षण एक तरह से पूरी तरह से वो छत्र छाया में पंकज मिश्रा के होता था, तो सीएम ने उससे इनकार किया है। और उन्होंने ये कहा है कि जो पंकज मिश्रा जो अगर ऐसा कुछ करते थे तो उसकी उन्हें जानकारी नहीं थी, या फिर वो उनके जानकारी में ऐसा नहीं था कि पंकज मिश्रा ऐसा कुछ कर रहे हैं। हालांकि पंकज मिश्रा से जुड़े और कुछ सवाल हैं जिन पर आगे हो सकता है जब सीएम से दूसरी बार जब पूछताछ हो तो उसमें और विस्तृत तरीके से इसमें पूछताछ की जाएगी। अब जहाँ तक प्रेम प्रकाश की बात है, तो प्रेम प्रकाश जो है वह पिछले 2-2.5 सालों से सत्ता के जो गलियारों में बहुत चर्चित नाम के तौर पर हमेशा रहा है। प्रेम प्रकाश का नाम हमेशा सामने आता रहा है। हम लोग रिपोर्टिंग में कई बार उनका नाम सुनते थे, कई बार अधिकारियों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग में उनकी भूमिका बताई जाती थी, लेकिन सीएम ने ये कहा है कि उनका सीधा संपर्क या उनका परिचय प्रेम प्रकाश से नहीं था। और ईडी ने जब उनसे पूछा कि आपने, चूँकि जब आप ये कह रहे हैं कि सीधा संपर्क नहीं है, लेकिन आपके यहाँ तैनात जो सिक्योरिटी के जो लोग थे, 2 लोग थे, उनका हथियार और उनके कारतूस वगैरह बरामद किए गए थे, तो उसमें सीएम ने कहा कि इसकी भी मुझे जानकारी नहीं है, वो अगर ऐसा कुछ था तो उसको ये डीजीपी या दूसरे पुलिस पदाधिकारियों को देखना चाहिए था। तो इनसे ये पूछा गया कि क्या उन्होंने कोई रिपोर्ट दी, पुलिस ने कुछ बताया इस बारे में, तो सीएम उसमें बताया कि उन्हें ऐसा कोई रिपोर्ट या ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की जानकारी डीजीपी या किसी दूसरे पदाधिकारी ने नहीं दी है। लेकिन जो मामला है प्रेम प्रकाश के हथियार से जुड़ा हुआ, उस मामले में एक तरह से कहें तो ईडी जो है यह इस्टेब्लिश करने में सफल हुई है कि सीएम हाउस और प्रेम प्रकाश के बीच में कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन था, और यही वजह थी कि जो सीएम हाउस के जो गार्ड हैं वो प्रेम प्रकाश के साथ तैनात थे और उनके हथियार भी बाद में वहाँ पर मिले। तो एक कड़ी वहाँ यहाँ पर जुड़ती नज़र आई है। हालांकि सीएम ने व्यक्तिगत तौर पर उन्हें उनसे पहचान से इनकार किया है, तो आगे अब ईडी जो अनुसंधान करेगी उसमें ये और देखने वाली बात होगी कि क्या अनुसंधान में आता है। ये आप तो पूरा बीट देख रहे हैं, कई लोग जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वर्तमान, उनका जो आरोप है, और कई बार सरयू राय भी इस बात को कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत पॉलिटिकली मोटिवेटेड लगता है ईडी की जो कार्रवाई है अभी फिलहाल जो चल रही है। क्योंकि जैसे जो तथ्य सरयू राय ने दिए हैं कि रघुवर दास के समय अवैध खनन जो हुआ वो ज़्यादा हुआ, इस सरकार में कम हुआ, उसके बाद भी हेमंत सोरेन को बुलाना, रघुवर दास को नहीं बुलाना, तो क्या आपको भी ऐसा कुछ लगता है कि ये मोटिवेटेड है ईडी की कार्रवाई? देखिए, ईडी पर यह आरोप लगता रहा है कि ईडी नहीं बल्कि सारी केंद्रीय एजेंसियों पर यह आरोप लगता रहा है कि वो सत्ता पक्ष, मतलब केंद्र में जो सत्ता में जो सरकारें होती हैं तो वो उनसे मोटिवेटेड होती हैं। लेकिन फिर भी, और हाल में एक आंकड़ा भी आया था इंडियन एक्सप्रेस में कि लगभग 85% जो कार्रवाई हुई है ईडी की, वह हमेशा मतलब केंद्र में जो सरकारें रही हैं, जो वर्तमान में भी जो सरकार है 2014 से लेकर जो अब तक 22 तक जो सरकार है, तो यह आया था कि 85% जो कार्रवाइयाँ हुई हैं वह विपक्ष के लोगों पर हुई हैं।
और यहाँ पर भी जो सत्ता पक्ष है और या फिर जो केंद्र का विपक्ष है वह यह आरोप लगाता रहा है कि जो कार्रवाई है वो मोटिवेटेड है। कल भी जब मुख्यमंत्री जा रहे थे पूछताछ के लिए तो उन्होंने यह आरोप लगाया था कि भाजपा जो है वह रवि केजरीवाल के साथ मिलकर उन्हें फंसा रही है, और या फिर राज्यपाल पर भी उन्होंने आरोप लगाए थे। और जहाँ तक सरयू राय के जो आरोपों की बात है तो देखिए, जो ईडी में जो मामले की जांच हो रही है उसे हमें समझना होगा कि जो अवैध खनन का मामला है वह पूरे 20 सालों का जो जांच है वह ईडी नहीं कर रही है। ईडी में एक मामला आया था जब बरहरवा में, जब वहाँ एक टेंडर को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें जो मंत्री हैं झारखंड सरकार के आलमगीर आलम और पंकज मिश्रा की एक ऑडियो वायरल हुई थी, और उसमें फिर इन लोगों ने उस जगह का टेंडर हासिल किया और मंत्री के करीबी को टेंडर मिला था। तो उसमें जो केस दर्ज हुआ था, जो दोनों मामले दर्ज हुए थे, उसमें ECIR ईडी ने लिया था। और बाद में जो मामले दर्ज हुए 19-20 में, जो अवैध खनन के मामले जो प्रशासन ने दर्ज कराए, तकरीबन 13-14 केस थे, तो उन सारे केस को मिलाकर क्लब किया गया और उस पर अवैध खनन की जांच शुरू हुई। और जो पिछले 2-2.5 सालों में जो अवैध खनन हुआ उसकी एक तरह से कहें तो गूगल के जरिए, जो गूगल मैपिंग से बहुत सारे वो तस्वीरें निकाली गई थी जो 2019-20 की थी, और उसके बाद जो 2022 में जो वहाँ का हाल है, उसके अलावा जो वहाँ पर सर्वे किया गया था ईडी की टीम के द्वारा, तो उसके आधार पर ईडी ने ये सारे जो कार्रवाइयाँ की हैं वो की हैं। अब सरयू राय का आरोप है कि पिछले सरकार में ज़्यादा हुआ, और उन्होंने कुछ तर्क भी दिया है कि रेलवे से 200 या तो उस मामले में ईडी जो है वह फिलहाल कुछ कह नहीं रही है, वो साइलेंट है इस मामले में फिलहाल। हालांकि अगर ऐसा है तो ईडी को जांच करनी चाहिए, सरयू राय भी बोल रहे हैं। और बल्कि बाबूलाल मरांडी जो भाजपा के ही नेता हुआ तो यह कह रहे हैं कि पिछले 3 सालों की क्यों, बल्कि वो तो पूरे 22 सालों की जांच हो जानी चाहिए। तो एक ही पार्टी में, चूँकि सरयू राय अलग पार्टी में है, वह रघुवर दास के विरोधी रहे हैं तो वह बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बाबूलाल मरांडी का भी पक्ष है कि 20-22 सालों की पूरी जांच हो जानी चाहिए, बल्कि अवैध खनन ही क्यों, भ्रष्टाचार के सारे मामलों की जांच हो जानी चाहिए। 22 सालों की जांच हो जानी चाहिए। 22 साल में तो 16 साल सरकार तो लगभग बीजेपी की, तो तब भी बाबूलाल मरांडी कह रहे हैं, तो उसके पीछे कुछ उनका अपना तर्क रहा होगा जिसकी बात वह कर रहे हैं। तो आपका अपना क्या है कि मोटिवेटेड है कि नहीं? देखिए, इसको बहुत मोटिवेटेड नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कार्रवाई अगर अवैध खनन हुआ है तब जांच हो रही है, कार्रवाई हो रही है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल चीज़ें हर मोटिवेटेड है भी, अगर भ्रष्टाचार, लेकिन अगर भ्रष्टाचार पर कार्रवाई हो रही है तो उसको जांच होने देना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि कोई एजेंसी आपको किसी को जबरन किसी मामले में फंसा दे। जब आपके पास में तथ्य अगर होंगे तभी कोई एजेंसी, पुलिस का मामला नहीं है कि मार के उगलवा दिया जाएगा, मार कर उगलवा दिया जाएगा। तो जो भी एजेंसी है मुझे लगता है कि उनको उतना वक्त देना चाहिए कि जांच वो करें, और उसमें जो लोग हैं, जो भी मामला है वो एक तरह से सहयोग करना चाहिए। सीएम भी बाकायदा कल गए, 9 घंटे उन्होंने सहयोग किया है। तो अब भले वो बाहर में कुछ भी करें, जो अंदर में जो 9 घंटे थे वो तो उनसे पूछताछ कर उन्होंने सहयोग। ईडी की कार्रवाई के नाम पे पक्ष और विपक्ष यानी राज्य की राजनीति पूरा मतलब उलेड़ मार रही है। काहे कि मुख्यमंत्री जब 5 तारीख को जब उनको बुलाया गया था तो इसी मुख्यमंत्री आवास के बाहर उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए, जो गए नहीं बकायदा, और सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हम नहीं जाएंगे, अगर करना है तो गिरफ्तार कर ले आके। बकायदा रील्स बनने लगे कि हेमंत है तो हिम्मत, तो टाइगर है, बाघ है, कार्यकर्ता बोलने लगे देखो हमारा नेता बोल दिया नहीं जाएंगे। फिर उसके पीछे दरवाजे से समय भी मांग लिया गया, बिल्कुल, और फिर चले भी गए। क्या लगता है कि ये सब देखिए, जो पूरा ईडी अपनी कार्रवाई अपने तरीके से और अपने रफ्तार से कर रही है, लेकिन एक मामला है परसेप्शन का। राजनीति में परसेप्शन का एक बहुत अहम रोल है। तो जो मुख्यमंत्री हैं वह भी एक तरह से परसेप्शन जो वह बना रहे हैं जो अपने लोगों के लिए, तो उस पर बातें हो रही हैं। उसके अलावा जो विपक्ष है वह भी यह परसेप्शन बना रहा है कि जो पूरी सरकार है वो भ्रष्टाचार में लिप्त है। तो ये एक बड़ी वजह है कि जो सरकार को लेकर जो सत्ता पक्ष हो या जो विपक्ष है, दोनों अपने अपने परसेप्शन के खेल में लगे हुए हैं, परसेप्शन के वार में लगे हुए हैं। और सत्ता पक्ष यह बताना चाहता है कि जो सरकार है वह चूँकि आदिवासी मुख्यमंत्री हैं तो उनको अपदस्थ किया जा रहा है। आप देखेंगे कि फिर 32 का खतियान आधारित जो स्थानीय नीति है, जो पहचान की नीति है, उसे लागू किया गया। ओबीसी आरक्षण को लेकर विधेयक लाया गया। तो ये सारी चीज़ें विधेयक पास कराई गई। तो ये कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो है वो परसेप्शन एक बनाया जा रहा सरकार को लेकर भी कि एक सरकार है जो आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, पिछड़ों के लिए है। और दूसरी तरफ जो विपक्ष है वह एक परसेप्शन बना रहा है कि जो पूरी सरकार है वह एक तरह से अवैध कामों में लगी हुई है, भ्रष्टाचार के
भ्रष्टाचार कर रही है, अपने लोगों के जरिए अवैध खनन को प्रमोट कर रही है। तो ये पूरा मामला जो है वह परसेप्शन का है, और दोनों हो, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, अपने अपने तरीके से अपने परसेप्शन पर वो काम कर रही हैं। ईडी की कार्रवाई के दौरान जो लोग ईडी के कार्यालय गए, चाहे वो प्रेम प्रकाश का मामला हो, चाहे पूजा सिंघल का हो, फिर पंकज मिश्रा का हो, उसके बाद जो लोग भी लगभग अभी इस कार्रवाई के दौरान जो लोग भी गए तो फिर गए ही रह गए, तो उनको जेल भेज दिया गया। 2 लोग रिटर्न आए हैं, एक प्रेस सलाहकार हेमंत सोरेन जो है, और एक मुख्यमंत्री खुद। तो क्या लगता है कि आगे क्या होगा? ऐसा नहीं है कि जो लोग ईडी की पूछताछ में गए सारे लोगों को जेल भेज दिया गया, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। जैसे आप याद करेंगे, पूजा सिंघल के ही पति हैं अभिषेक, उनको चार्जशीट किया गया हालांकि, लेकिन वो उन्हें ईडी ने सीधे जेल नहीं भेजा। उसके अलावा और भी साहिबगंज के कई व्यवसायी थे जिनके यहाँ पर पैसे बरामद किए गए, तो उनकी गवाही हुई, लगातार बयान हुए। और जो प्रेम प्रकाश को जेल भेजा गया या फिर जो पंकज मिश्रा को जेल भेजा गया, तो उसमें ईडी ने जब जेल भेजा तो उसमें यह ईडी ने बताया उनके रिमांड पेपर पे कि जांच में इन लोगों ने सहयोग नहीं किया, और उस ग्राउंड पे इनको जेल भेजा गया तत्काल में, और बाद में ईडी ने उन पर चार्जशीट की। वैसे ही अमित अग्रवाल का मामला भी बिल्कुल अलग था। वो उसको ईडी ने माना कि वह जो है वह जो मामला है उसमें एक तरह से वो फंसा रहे थे लोगों को, ट्रैप करके उन्होंने घूस दिया, तो इसलिए उनकी गिरफ्तारी हुई। तो जो भी गिरफ्तारियां हुई हैं वह या तो सहयोग नहीं करने को ईडी ने वजह बताया है शुरुआत के दिनों में, और उनको फॉरवर्ड किया। कई लोग हैं जो इस मामले में एक तरह से आरोपित आने वाले दिनों में हो सकते हैं, और वो पूछताछ में या जांच में वह सहयोग कर रहे हैं, तो उनको फिलहाल उनको छोड़ा गया है। और संभव है कि उन लोगों के खिलाफ आने वाले दिनों में जो ईडी है वह प्रोसिक्यूशन कंप्लेन या चार्जशीट दायर करे। एक जो पूरा मामला चल रहा है कि सरकार, मतलब मुख्यमंत्री भी जाएंगे जेल, कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, 2 दिन में खासकर बहुत चला चारों तरफ। कल भी जब मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मतलब परसों कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस 10 बजे किया जाएगा, तो यही माहौल था कि मुख्यमंत्री यहीं से कल्पना सोरेन को प्रोजेक्ट करते हुए फिर जाएंगे। ये जो चल रहा था, एक चर्चा चल, इसमें कितना सच्चाई है? देखिए, चर्चाएं हैं और बातें निकल कर आई हैं, तो उसमें कुछ हद तक सच्चाई तो है, लेकिन जो बातें आई थी अब तक उसमें यह थी कि अगर परिस्थितियां अगर विषम होंगी, अगर वैसा माहौल बनता है कि सीएम किसी विषम परिस्थिति में फंसते हैं, तो जाहिर सी बात है ऐसे में यूपीए जो पूरा जो घटक है, जो घटक दल हैं, उनको ये ज़रूरी था कि वो कोई एक विकल्प पर काम करें। तो एक तरह से अलग अलग विकल्पों पर चर्चा हुई, और कल्पना सोरेन भी उसी तरह से एक विकल्प के तौर पर उनको देखा गया है। हालांकि ये अभी कहना जल्दबाजी होगा कि सीएम विषम परिस्थिति में फंसेंगे, जेल जाएंगे या नहीं, वो बहुत जल्दबाजी होगा फिलहाल कहना। लेकिन जो मामला उनके खिलाफ में है, चूँकि राजभवन में एक मामला ऑलरेडी पहले से लंबित है, जिसको लेकर वह काफ़ी वोकल भी रहे हैं, तो अगस्त महीने से लेकर 25 अगस्त को आई थी चिट्ठी, तब से उस पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। तो एक संभावित जो परिस्थितियां आने वाले दिनों में सीएम के सामने हो सकती हैं, वह यह है कि उनकी सदस्यता भी चली जाए, या फिर बीच में ईडी की जो कार्रवाई है, अगर वो ईडी की दबिश बढ़ती है तो एक तरह से सीएम के लिए थोड़ी नकारात्मक परिस्थितियां बनेंगी। तो ऐसे में विकल्प के तौर पर कई नामों पर चर्चा हुई, और जो परसों जो बैठक हुई थी उस दौरान यह निकल कर आया था कि जो हेमंत सोरेन तय करेंगे, यानी मुख्यमंत्री जो तय करेंगे, अधिकृत उनको किया गया कि आप मतलब जो नाम तय करेंगे उसे बनाया जाएगा। लेकिन हमको इस कल्पना सोरेन का जो नाम है वो इसलिए भी सामने आया क्योंकि जब 15 नवंबर को जब सरकारी कार्यक्रम था तो बहुत प्रमुखता से उनको पहले पंक्ति में उनको स्थान दिया गया था। और थोड़ा आप देखेंगे प्रोटोकॉल से अलग वो मतलब मुख्य अतिथि के ठीक बगल में बैठी थी। तो चूँकि यह सरकारी समारोह था तो वहाँ एक प्रोटोकॉल भी फॉलो होता है, और एक सरकारी समारोह में उनकी उपस्थिति और उनको जिस तरह से तवज्जो दी गई, या चूँकि वो ठीक है वो मुख्यमंत्री की पत्नी है, लेकिन उनको फिर भी जो प्रोटोकॉल वाले कार्यक्रम में जिस तरह से वो उपस्थित थी, तो उसको लेकर एक कयास लगाया गया, स्वतः कयास लगाया गया कि मुख्यमंत्री अगर जाते हैं ईडी कार्यालय तो संभव है कि वह इस्तीफा दे दें, और या फिर अगर कोई कड़ी कार्रवाई ईडी करती है तो एक विकल्प के तौर पर उनका नाम ये आया था सामने। लेकिन ये अभी तब तक है जब तक विषम परिस्थितियाँ सीएम के साथ नहीं आती हैं या फिर कुछ कड़ी कार्रवाई नहीं होती है, तब तक ऐसा कुछ फिलहाल आगे होना दिखता नहीं है। लेकिन हाँ, परिस्थितियाँ में जब विषम परिस्थितियाँ आएंगी तो संभव है कि कल्पना सोरेन या कोई दूसरे नामों पर चर्चा है, इसका मतलब संभावनाएं है। हाँ, चर्चा है। बाकायदा विधायकों की जो बैठक हुई थी उसमें यह बात निकल कर आई थी कि अधिकृत किया गया है हेमंत सोरेन को कि वो जो नाम तय कर देंगे वह विधायक दल का चेहरा होगा। तो भाई अब
ईडी की कार्रवाई के दौरान जो भी पॉलिटिकल माहौल चल रहा है, नया ट्रेंड इस राज्य के अंदर शुरू हुआ है कि मुख्यमंत्री अपने आवास के बाहर की सड़क को जाम करके सभा करेंगे। इससे पहले भी 5 तारीख को, कल भी और आज भी पूरा रास्ता ब्लॉक है। आम आदमी उस रास्ते से आना जाना, बाकायदा वीआईपी एरिया। मुख्यमंत्री के सुरक्षा पर भी सेंधमारी है, नजदीक चले जाना, उनके आवास के इर्द गिर्द चले जाना, मुख्यमंत्री की सुरक्षा पर भी सेंधमारी है। फिर प्रोटोकॉल भी टूट रहा है। पूरा प्रशासन इस बात को चिंतित है कि रूट डाइवर्ट करना है। पूरा भीड़ मुख्यमंत्री आवास के एकदम सामने बैठा हुआ है। सिर्फ जिसमें वीआईपी स्टिकर्स है, राजभवन की गाड़ी हो या फिर जज की गाड़ी हो, जिला जज की गाड़ी हो या फिर जेएमएम की गाड़ियां हो, कांग्रेस की गाड़ियां, इन्हीं गाड़ियों को जाने दिया जा रहा। बाकी जितनी भी आम आदमी की गाड़ियां, एम्बुलेंस जा रही है, बाकायदा एम्बुलेंस ने खुद अपना रास्ता बदल लिया, इस रास्ते से जा ही नहीं रहे। स्कूल बसेस ने भी अपने अपने रास्ते बदल लिए। इसको कैसे देखते हैं, ये जो नया ट्रेंड शुरू है? ये एक तरह से कहेंगे तो ये लगभग लगता है ये पहली बार ऐसा हो रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री आवास का जो इलाका है वो बहुत हाई सेंसिटिव जोन है, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद वहाँ होते हैं। तो कई बार जैसे ये जब कोई प्रदर्शनकारी जब सीएम हाउस के बाहर पहुंच जाता था, या कई बार ऐसा होता था कि पुलिसकर्मी या स्थानीय थाने पर कार्रवाई होने की नौबत आ जाती थी कि ये इलाका जो है यहाँ इतनी भीड़ नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आप देखेंगे कि कई जगह बैरिकेडिंग अब भी शहर में लगाए हुए हैं कि मुख्यमंत्री आवास का घेराव कोई करे या कोई प्रदर्शन करे तो उसको रोका जा सके। तो एक दायरा होना चाहिए। ये चूँकि एक दल की बात नहीं है, मुख्यमंत्री एक दल के नहीं होते हैं, मुख्यमंत्री पूरे राज्य के मुख्यमंत्री हैं। तो एक तरह से ये होना चाहिए कि वो इलाका है वो एक तरह से सुरक्षित रहे, या फिर वहाँ जाम भीड़ ये ना लगाया जाए। और जो प्रशासन है उसने इसके लिए अलग जगह तय किया है, वहाँ जाए, मोराबादी बगल में मोराबादी का इलाका है। लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री का संबोधन होना है तो कई बार अंदरूनी तौर पर या सरसरी तौर पर यह मैसेज चला जाता है कि मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे तो लोग वहाँ जा रहे हैं। और ये अभी की बात नहीं, आप देखेंगे पिछले अगस्त महीने में भी, नवंबर महीने में जब कैबिनेट हुए तो लगातार लोगों को सीएम हाउस बुलाया गया, काफ़ी भीड़ जमा हुई अंदर में, और उस तरह से सीएम आए और संबोधित किया। लेकिन पार्टी के कार्यकर्ताओं ये सीएम हाउस जो है वो उसको थोड़ा, ये मेरा अपना ओपिनियन है कि थोड़ा उसको उस तरह से भीड़ जमाने वाले कार्यक्रमों से बचना चाहिए। और इस तरह के संबोधन, अगर ये ट्रेंड चला तो फिर तो जो भी मुख्यमंत्री आएंगे बिल्कुल ये थोड़ा बचना चाहिए। इससे लोगों को भी, आम लोगों को ही परेशानी होती है। थोड़ा इस ट्रेंड से मेरा निजी ये ओपिनियन है कि इससे बचना चाहिए। जो आरोप राज्य की सरकार या राज्य के जो जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के नेता कार्यकर्ता लगा रहे हैं कि केंद्र की एजेंसी का दुरुपयोग केंद्र सरकार कर रही है, तो पुलिस और बाकी जो नियम कानून उसका भी तो दुरुपयोग राज्य सरकार, इस तरीके से मतलब बिल्कुल ये तो हाल के दिनों में ये तो कई बार होता है कि आप जब पुलिस पर ऐसे आरोप लगते रहें कि वह जो सरकार होती है उसके प्रति ज़्यादा वह उनका झुकाव होता है और जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, लेकिन नियम कानून और उसके दायरे में काम होना चाहिए। लेकिन चूंकि प्रशासन के ऊपर दबाव सरकार का होता है तो कई बार प्रशासन एक तरह से कहें तो वह झुकती है ऐसे मामलों में, और वही नज़र आ रहा है फिलहाल। तो ऐसा कुछ अंतिम दौर पे हम लोग, ऐसा कुछ बड़ा क्या एक आध महीना में कुछ होगा क्या इस ईडी की कार्रवाई में, या पॉलिटिकल कुछ? देखिए ईडी की कार्रवाई जो अभी चल रही है फिलहाल वह इलीगल माइनिंग को लेकर के, तो उसमें कई सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं सीएम से और उनका जवाब उनको देना होगा। मसलन संपत्ति से जुड़े कुछ मामले थे, इसमें एफिडेविट कर मांगा गया है कि वह उसका विवरण दें। उसके अलावा 32-33 तरह के अलग जानकारियाँ मांगी गई हैं। तो संभव है जो वह जानकारियाँ देंगे उसके बाद फिर दोबारा सीएम को तलब किया जा सके और उनसे पूछताछ की जा सके। तो एक राउंड की कहें तो पूछताछ पूरी हुई है कल, और आगे जो जानकारियाँ सीएम जो देंगे लिखित तौर पर या फिर जो उनसे कागजात मांगे गए हैं तो उनको दिए जाएंगे। और एक बात है, बहुत हमें गंभीरता से देखना होगा कि चूँकि जो प्रेस रिलीज आई थी ईडी की पहली दफ़े जून महीने में, उसमें पैसे के सोर्स के बारे में मैंने पहले ही बताया आपको कि पॉलिटिशियंस और सीनियर ब्यूरोक्रेट्स का जिक्र था। तो पॉलिटिशियंस यानी सीएम तक तो ईडी की कार्रवाई शुरू हो गई या उनसे पूछताछ भी हो गई, लेकिन जो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनका नाम ईडी ने तो नहीं बताया था लेकिन अपने रिलीज में यह बताया था, तो संभव है आने वाले दिनों में जो कुछ ब्यूरोक्रेट्स हैं उन पर भी कार्रवाई हो। और ख़ासकर जो साहिबगंज में जो पुलिस पदाधिकारी या फिर जो प्रशासनिक अधिकारी पोस्टेड हैं उन पर, और या फिर कुछ ऊपर के स्तर के अधिकारियों पर भी जो सचिव स्तर के अधिकारी हैं उनके बारे में भी ईडी को कुछ शिकायतें मिली थी, कुछ बयान कुछ ऐसे हासिल हुए थे। तो उन सारी चीज़ों पर अभी अंदरूनी जांच जो है ईडी कर रही है और संभव है कि आने वाले दिनों में आगे नौकरशाहों पर भी कुछ कार्रवाई हो। बहुत बड़ा होगा स्टेट। हाँ, वो एक
बड़ा कार्रवाई हो सकता है। अच्छा, एक अंतिम सवाल है। ये सब लोगों के जहन में है, मतलब कई लोगों से जब बातचीत होती है, कई पत्रकार साथी भी इस बात को लिखते पढ़ते हैं अपने सोशल मीडिया हैंडल से, निशिकांत दुबे जी पहले ही कई चीज़ों की जानकारी, एक तो ये लोगों की शिकायत है, दूसरी की सूत्रों के आधार पे वो कई चीज़ें पहले ही बता देते हैं। जैसे कल भी उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पानी पी रहे थे, जवाब नहीं दे पा रहे, वैसे कि पत्रकार नहीं बता पा रहे, हम लोग दिन भर, जो बाकी पत्रकार है वो दिन भर मुख्यमंत्री आवास और ईडी ऑफिस के बाहर ही बैठे रहते हैं, वो बता नहीं पाए। बड़े बड़े मीडिया हाउसेस में से कुछ लिखा नहीं, लेकिन निशिकांत दुबे जो है, जो सांसद है कोटा से, वो इन चीज़ों को लिखते हैं। आपको क्या लगता है कि कहाँ से ये कि बस ऐसे ही वो मजा ले? निशिकांत दुबे के जो आप ट्वीट्स देखेंगे तो ये कई बार लगता है कि वह मज़ा ज़्यादा ले रहे हैं, लेकिन संभव है कि उनका कोई अपना सोर्स रहा हो। कई बार उनसे यह पूछा गया कि आप, मैं एक बार उनका नेशनल चैनल पे और उनका बयान देख रहा था, उनसे पत्रकार ने यह सवाल पूछा कि आप कई बार खबरें पहले दे देते हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारे कई सारे मीडिया फ्रेंड्स हैं, वही हमें बता देते हैं, फिर मैं ट्वीट कर देता हूँ। तो वह मीडिया पर ही वह कह गए कि मीडिया के लोग ही जानकारी उन्हें देते हैं। हालांकि निशिकांत दुबे के ट्वीट्स कई बार सही भी साबित हुए, कई बार गलत भी साबित हुए हैं, तो ऐसा पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता है कि उनका। लेकिन इससे मजाक बना है ED और बाकी कई सारे ट्वीट्स उनके आए हैं जो कटाक्ष करते रहे हैं हमेशा। कल भी एक ट्वीट आया था, लेकिन इससे तो आम जनता के बीच में ED का लेकर जो क्रेडिबिलिटी पर सवाल, सत्ता पक्ष तो उसको मौका, उसको भुनाता रहा है हमेशा ही कि जो कार्रवाई होती है उसकी जानकारी उनको पहले हो जाती है और बाद में दूसरे लोगों को होती है। लेकिन वो वरीय सांसद हैं, 3 टर्म के सांसद हैं, और वो खुद अपने सोर्स के बारे में बताते हैं कि मीडिया ही बता रही है, तो उस पर कमेंट करना उचित नहीं होगा। हमारे साथ अखिलेश भैया थे, हमारी बातचीत खत्म हुई। अखिलेश भैया बता रहे हैं कि आगे और बहुत कुछ होना है इस ED की कार्रवाई में, अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं, किसी को क्लीन चिट मिला नहीं है, जांच पे जांच चल रहा है, और कई बवाल, कई बम जो फुटने की बात है वो होगी। हम हैं ऐसे कई सारे मुद्दों के साथ, कई और लोगों के साथ बात करेंगे और आपको जानकारी देंगे। कमेंट में आप बताएंगे कि आप हम दोनों की बातचीत में सहमत है या नहीं है, और अगर कोई और सवाल है तो बताएं, फिर कभी हम इन सारे मुद्दों पर बात करेंगे। भैया बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आकाश। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।